नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से एक यात्रा वर्णन करेंगे। यात्रा वर्णन कहते ही आप सभी के द्वारा की गई यात्राएं याद आ गई। मैं जानती हूँ आप सभी को यात्रा करना बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है भाई। इसीलिए सोचा कि भाई आज एक यात्रा वर्णन क्यों न ले लें। उस यात्रा वर्णन की तरफ जाने से पहले आप सभी को एक कार्य दिया जाता है। आप लोगों ने जीवन में जितनी भी यात्राएं की हुई हैं, उन सारी यात्राओं में से देश की हो या किसी दूसरे देश की भी हो, अपने देश की हो दूसरे देश की हो, जो यात्रा आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो, जिसमें ज्यादा आनंद आया हो, जहाँ के स्थान ज्यादा पसंद आए, उस स्थान को चुन लीजिए और उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। क्यों अच्छा लगा, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ का खान पान, रीति रिवाज, भाषा, देखने योग्य स्थान कौन कौन से हैं, उनमें से आपको कौन सा स्थान सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा। इस तरह से उस स्थान को लेकर आपके मन में जो जो भाव आ रहे हैं, उन सारे भावों को आप लोगों ने क्या करना है, लिखित रूप से अपनी कॉपी में दर्ज करना है और उसे संभाल कर रखिएगा। जब हम मिलेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे आमने सामने। अब यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, विनय शर्मा जी ने उनके द्वारा की गई एक यात्रा का वर्णन किया है। इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस यात्रा का वर्णन किया। आप देखोगे एक एक पंक्ति लेते हुए हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तब आप लोग देखोगे कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने वो वर्णन किया। एक अद्भुत वर्णन हम कहेंगे, क्योंकि इस तरह से वर्णन करना और उसमें पाठकों को शामिल करना, जो पढ़ने वाले पाठक वर्ग हैं उसे भी उसमें न्योता देना और उनको शामिल करना, ऐसी सोच रखना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा ही इन्होंने कुछ किया हुआ है। उन्होंने खुद का अनुभव, खुद के द्वारा की गई यात्रा का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। देखिए, तो कहाँ के का वर्णन उन्होंने किया है, तो वो उन्होंने गोवा का वर्णन किया है। रचना का नाम ही है, देखिएगा, गोवा जैसा मैंने देखा। क्या है पाठ का नाम? गोवा जैसा मैंने देखा। जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा जी कह रहे हैं मैंने जैसा गोवा देखा, उसका वर्णन उन्होंने किया है। शुरुआत से ही देखिए, घूमना सभी को अच्छा लगता है, ये वो इंट्रोडक्शन देकर उन्होंने फिर कहा है मैं गोवा देखने निकल पड़ा, मेरे साथ ये लोग भी थे। फिर हम कैसे निकले गोवा देखने के लिए, कहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचे, और वहां जाने के उपरांत सबसे पहले हम क्या कौन सा स्थान देखने के लिए गए, क्यों गए। इस तरह से इस यात्रा वर्णन को उन्होंने आगे आगे बढ़ाया। खास तौर उन्होंने उनको जो बीच अच्छे लगे, वहां के जो प्रसिद्ध बीच है, बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन उसमें से उनको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा बीच, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। सबसे पहले एक एक करके फिर आगे की ओर इस तरह से वो बढ़े। और शर्मा जी कहते हैं वहां के जो तट है, उन तटों का वर्णन तो क्या किया जाए भाई, अपने आप में अनूठे ऐसे सारे समुद्र तट हैं। और उनकी संस्कृति कैसी है, गोवा की संस्कृति कैसी है, उसका भी थोड़े में वर्णन किया हुआ है। फिर वो कहते हैं हैरत अंगेज कर देने वाले ऐसे स्पोर्ट्स वहां के जो हैं, उसका भी थोड़े में वर्णन किया है। यहाँ तक कि वहां के स्थानीय जो लोग हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, उसका वर्णन किया गया है। वहां पर वे लोग किस तरह के त्योहार मनाते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से जीवन निर्वाह करते हैं। और फैशन के मामले में तो वहाँ का अनूठा फैशन, इसका भी उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। इस तरह से वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को भी उन्होंने अपनी कलम के द्वारा हमारे समक्ष इस रचना में दिया। चलिए एक एक कर उनकी
द्वारा दी गई एक एक परत खोलते हुए इस रचना को विस्तार से करें। चलिए पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर 18, गोवा जैसा मैंने देखा। ठीक है, जिनके पास किताब ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यदि कोई कठिन शब्द हमें लगे आपकी दृष्टि से तो उसे भी आपको बता दिया जाएगा। आप क्या एक पेन और कापी लेकर बैठिएगा। ठीक है। रचनाकार विनय शर्मा, उनके द्वारा रचित गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। अब शुरुआत देखिए उन्होंने किस रूप में की है। गोवा शब्द उद्गारवाचक चिन्ह। अब इसे देखकर हर किसी का जो मन है वो तरंगायित हो उठता है। तरंगायित होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मन उमंग से भर जाना। गोवा का नाम सुनते ही सभी लोगों का मन जो है उमंग से भर जाता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा गोवा शब्द निकलते ही जो खुश ना हो। और हो भी क्यों ना भाई, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो जलवायु है, आबो हवा यानी जलवायु, और जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले जाते हैं। यहाँ का जो माहौल है, इन शॉर्ट यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो जीवन जीने की पद्धति है वो इतनी सुंदर है कि जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, खुद ब खुद यहाँ पर इस और गोवा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। दिल की धड़कन है ना, सभी जितने भी पर्यटक हैं उन सभी के दिल की धड़कन है गोवा। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। कहते हैं ये सारी खूबियां सुनने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात इस बारे में, गोवा के बारे में, तो मुझसे भी नहीं रहा गया। और इसी कारणवश वो कहते हैं मैं अपने परिवार के साथ, वे कहाँ रहते थे, इंदौर में, तो इंदौर से वे गोवा जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया, वहां पहुंच जाते। जब वे खंडवा में पहुंचे तो वहां पर उनके ब्रदर इन लॉ रहते थे, साड़ू साहब। यहाँ पर साड़ू का अर्थ है ब्रदर इन लॉ, यानी यदि हिंदी में यदि आपको कहा जाता है, इसका मीनिंग बताया जाए तो पत्नी की जो बहन का पति जो होता है उसे साड़ू कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ इन शॉर्ट आप लोग ले लीजिए। वो लोग भी खंडवा से हमारे साथ हो लिए, उनका पूरा परिवार जो है वो हमारे में शामिल हो गया। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एकदम गोवा एक्सप्रेस के द्वारा हम गए थे। फिर हम जब मडगांव वो गाड़ी पहुंची तो वहां पर रुकने के बाद हमने देखा उजाला चारों तरफ हो गया है। हम गाड़ी से उतरे और बाहर आने के पश्चात हमने देखा कि तुरंत एक कतार में टैक्सी खड़ी हुई थी और एक टैक्सी ने हॉर्न बजाया। हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया। हम फटाफट अपना सामान लेकर उस टैक्सी में जाकर बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया था। टैक्सी में बैठने के पश्चात हमने खिड़की के मार्ग से आती हुई ठंडी हवा के जो झोंके थे, उन झोंकों ने हमारा मन जो है बिल्कुल प्रसन्न कर, हम खुश हो गए और यात्रा की सारी थकान हमारी क्या हो गई, पूर्ण रूप से मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। अब देखिए इस टैक्सी में बैठे हुए वो सोचने लग जाते हैं कि पर्यटन का भी अपना एक मजा है भाई। रोजाना की दौड़ धूप में रोजाना वही वही कार्य हम करे जाते हैं, एक उबस से निर्माण हो जाती है,
एक थकान से निर्माण हो जाती है। मेंटली फिजिकली हम पूर्ण रूप से थक जाते हैं। उस थकान को मिटाने के लिए हमेशा हमें पर्यटन करना ही चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए क्यों न हो, घूमने जाना चाहिए, जरूरी है ये। उसके कारण हमारी शारीरिक और मेंटली और फिजिकली हम अपने आप को फ्रेश महसूस करने लग जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से हम अपने आप को फिर फ्रेश महसूस करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी वहां से लेकर आते हैं और फिर साल भर उस पॉजिटिव एनर्जी को खर्च करते रहते हैं। ताजगी महसूस करते हैं, फ्रेश लगता है और नए जोश से हम कार्य करने लग जाते हैं या वो सोचने लग जाते हैं। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उसे निजात पाने के लिए, निजात पाना यानी छुटकारा पाना, छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका जो है वो पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। मन एकदम फ्रेश हम अपने आप को महसूस करते हैं अलग वातावरण में जाने के पश्चात। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट के सामने आकर रुक गई उनकी टैक्सी, जहां उन्होंने अपना होटल में एक कमरा बुक किया हुआ था। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर, अब देखिए औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद खाना पूर्ति यानी पूरी करना, तो फॉर्मेलिटी सारी पूरी करने के पश्चात हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में यानी कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों के बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बताता हूँ। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। तो गोवा में बाहर घूमने जाने से पूर्व मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि गोवा जो है 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। नमी यानी गीलापन हवा में बना रहता है। यहाँ पर जो नदी है, कौन सी नदी, मांडवी नदी जो है वो वर्ष भर पानी से भरी हुई रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण मौसम में क्या बनी रहती है, उमस सी बनी रहती है। उमस यानी गर्मी के कारण जो बेचैनी होती है ना, उसे उमस कहा जाता है। तो वो बनी रहती है। नदी है, मांडवी नदी है, पानी से वर्ष भर बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर लोगों को उमस महसूस होती है। गर्मी के कारण लोग बेचैन हो जाते हैं वहां पर, ऐसा मौसम है वहां का। शरीर चिपचिपा रहता है, चिपचिपा यानी एकदम स्टिकी, ऐसा चिपचिपा रहता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, मुंबई में जितना पसीना आता है और उससे हम अपने आप को एकदम चिपचिपा महसूस करते हैं, यानी स्टिकी ऐसा हम महसूस करते हैं, उतना नहीं, बम्बई जितना नहीं, लेकिन है पसीना बहुत आने के कारण हम अपना शरीर चिपचिपा महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। क्यों बम्बई जितना चिपचिपापन महसूस नहीं होता है? क्योंकि यहाँ के क्षेत्र जो है हरितिमा से भरपूर है। हरितिमा यानी हरियाली, हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। हरियाली है, बम्बई से कम चिपचिपापन है, बम्बई से कम पसीना आता है यहाँ पर, लेकिन हरियाली होती है। फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में लोग जो है वो चिपचिपापन पसीने के कारण महसूस करते हैं। धूप तो तीखी ही होती है, बहुत तेज धूप होती है। तीखी धूप यानी बहुत ज्यादा तेज धूप होती है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह
अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। यहाँ पर उस गोवा में अपने आप उत्तराधिकार में मिली हुई ये जो संस्कृति है, वहां की जो संस्कृति है वो बहुत ही अनूठी है, अपने आप में अलग ही संस्कृति है। इस कारण हम कहेंगे यहाँ की जीवन शैली कुछ हटकर है, जीवन जीने का तरीका बहुत हटकर है और अच्छा है। यहाँ के महंगे होटल जो हैं, यहाँ के जो रेतीले रेत से भरे हुए सटे हुए जो तट हैं, अपने आप में हर चीज यहाँ पर अनूठी है। यहाँ की जो संस्कृति है अलग है। देखिए, विरासत के रूप में यह संस्कृति उन्हें मिली हुई है और इसे वो लोग फॉलो करते जा रहे हैं। यानी यहाँ का सौंदर्य अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। देखिए किस रूप से उन्होंने पाठक वर्ग जो है, हम आपको सभी को अपने में शामिल कर लिया और कहा है तो चलिए हम सभी बेनालियम बीच की ओर सबसे पहले घूमने जाएंगे। यानी लेखक और उनका परिवार के सभी सदस्य सबसे पहले कहाँ पर गए? वे बेनालियम बीच। आप भी चले, क्योंकि हमें भी न्योता दिया गया है भाई, आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस, फिर से वही उमस यानी गर्मी के कारण होने वाली जो बेचैनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उमस कहते हैं। गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा ही अच्छा लगता है। दिन भर की उमस, दिन भर की गर्मी के कारण होने वाली बेचैनी के पश्चात जब समुद्र तट के किनारे जाकर, या यहाँ पर उदाहरण दिया बेनालियम बीच के बारे में बोल रहे हैं, इस बीच के तट पर आकर शाम को जब बैठ जाते हैं लोग, तो एक सुकून महसूस करते हैं। वो जो दिन भर की उमस है वो कम होती हुई प्रतीत होती है और एक अच्छा माहौल में बैठने का आनंद लोग इस तट पर बैठकर लेते हैं। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही होगी, लेकिन जल्दी जल्दी वो सभी जाने लगे, भाई जल्दी से हमें पहुंचना है, 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। इसलिए जल्दी जल्दी चलने के बाद भी पता नहीं क्यों वह दूरी कम हो ही नहीं रही थी, कर ही नहीं पा रहे थे, पूरी दूरी तय नहीं कर पा रहे थे वे लोग। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। अरब सागर देखने के उत्साह की वजह से तेजी तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनके पैर जो है वो रेतों में धंस रहे थे, इसीलिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही अचानक लहरों की आवाज कहीं से आने लगी, यानी वो बेनालियम बीच बिल्कुल समीप है ऐसा प्रतीत होने लगा। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, तो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी यानी युद्ध के समय बजाई जाने वाला एक प्रकार का जो वाद्य है उसे रणभेदी कहा जाता है। उस वाद्य का जो आवाज होता है, युद्ध के समय बजाया जाने वाला जो वाद्य होता है, वैसी आवाज उन लहरों की आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर हम भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। शर्मा जी कह रहे हैं, मैंने क्या किया, इतना अथाह समुद्र देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और मैंने जाकर समुद्र से जैसे मैं जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत से घर बनाने में जुट गए। समुद्र से बिल्कुल मैं जैसे उसे मिल रहा हूँ, लिपट रहा हूँ, ऐसा उन्होंने किया। बड़े खुश हो गए यानी वे। और दूसरी तरफ वो देखते हैं तो बच्चे उनके जो है वहां पर रेत जो थी उससे घर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। लहरें उनका घर गिरा देती थी, जैसे वो घर बना लेते थे वैसे एक लहर आ जाती थी और पूरी जो बनाई हुई जो घर होता था उसको फिर से पानी में अंदर की तरफ ले जाती थी। फिर भी वो बच्चे चुप नहीं रहते, फिर से घर बनाने लग जाते, फिर वो बह जाता था घर, फिर बनाते थे। ये प्रक्रिया शुरू ही थी।
इस प्रक्रिया को देखकर, देखिए वो लेखक है ना शर्मा जी, तो उनके मन में एक भाव जागृत हो जाता है। पढ़ेंगे हम। मैंने इन बच्चों से सीखा, यही क्रम उसे आगे से ली, यही क्रम चलता रहा। बनाना घर का, लहरों का आना, और फिर से वो सारी रेत पानी में अपने साथ ले जाना, यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये सीख उन्होंने, रचयिता है, रचनाकार है ना भाई, तो उन्होंने झट से वहां से सीख ले ली। क्या सीख ली? कि जीवन में आशावाद हो, मन में आशा हो, उमंग हो, कुछ कर गुजरने की बात हो, तो कोई भी बात, कोई भी काम हम कहेंगे असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। और क्या उन्होंने बात कही? शर्मा जी कहते हैं, मानो प्रत्येक आने वाली जो लहर है वो हमें बता रही हो कि बनने के बाद मिटना और मिटने के बाद फिर बनना, उत्थान और पतन, यह हमारी डेस्टिनी है, यह हमारी नियति है, यही जीवन का सत्य है। उत्थान और पतन यानी ही बनना और मिटना, ये हमारी डेस्टिनी है, यही हमारी नियति है, यही जीवन का एक सत्य है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पंछियों की टी 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 की आवाज भी अपना ध्यान, आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। दरअसल ये पंछी लहरों के साथ बहकर आई हुई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। एक तरफ उन्होंने देखा, एक जगह बैठकर देखा कि भाई कुछ पंछी जो है वो लहरों की आवाज आ रही है, लेकिन उन लहरों की आवाज से हटकर इन पंछियों की टी टी की आवाज, बोलने उनकी बोली की आवाज भी अपना यानी देखने वाले का ध्यान आकर्षित उस ओर कर रही थी। ये जो पंछी थे किस आस से वहां पर उस तट पर आते थे? तो उस लहर से, लहरों के माध्यम से जैसे ही लहर रेत में बाहर की तरफ आती थी, शायद वो लहर अपने साथ कोई मछली लेकर आए और उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए, इस आशा से वो सारी जो पंछी थे वहां पर आते थे। देखिए, दरअसल ये पंछी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही, वहीं पर हमेशा मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे वो पंछी उड़ नहीं पा रहे थे, तो वो थक जाते थे, तब तो कहीं पर जाकर सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते थे। जब वो थक जाते थे तो थोड़ा सा आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए किनारे पर ही कहीं बैठ जाते थे। अब उन्हें, अब देखिए, मछलियां खाने के लिए, मछली खाने की आशा में पंछी वहां पर उस तट पर आते। जब वे थक जाते थे, एक किनारे पर सुस्ताने के लिए बैठ जाते थे, तब वहां पर आसपास कुत्ते भी हुआ करते थे कि कभी वो पंछी आ जाए, सुस्ताने के लिए वहां आराम फरमाने लगे, तो हम जाकर उनका शिकार कर लें। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता था, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते थे। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती थी, क्योंकि पंछी झट से वहां से उड़ जाते थे। पंछियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पंछियों का टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता था। सैलानी यानी घूमने आए हुए लोग, पर्यटक हम कहेंगे यहाँ पर। तो ये जो हम आप जैसे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए वहां बैठ जाने के पश्चात यह दृश्य देखकर, इन पक्षियों का, इन कुत्तों का, इन लहरों की प्रक्रिया, ये सारी चीजें देखकर लोगों का अच्छा मनोरंजन हो जाता था। सैलानी उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे और उनका अच्छा सा मनोरंजन भी हो जाता था। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली,
वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। जैसे जैसे रात अंधेरी होती गई, वैसे वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहा समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब जैसे ही अंधेरा होने लगा, आसमान में चांदनी छाने लगी। उस समय का दृश्य मनोहर, बिल्कुल मन को हर ले ऐसा। उसके बाद जैसे जैसे अंधेरा ज्यादा ज्यादा गहरा होने लगा, वैसे वैसे फिर वो मनोहर, वही जगह, वो दृश्य मनोहर जो लग रहा था, वो जो दृश्य मनोहर लग रहा था, वही दृश्य उस अंधेरा बढ़ने के पश्चात वो क्या होने लगा, वह बिल्कुल ही भयावह नजर आने लग गया वो दृश्य। और इस वजह से लोग वहां से उठकर फिर वापस आ जाते हैं। देखिए आगे, अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फिर वो जो स्थान है एकदम डरावना सा, स्याह यानी स्याही से स्याह, यानी यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे काला। समुद्र जो है एकदम काला, यानी अंधेरा आ गया ना, तो सारी तरफ काला काला दिखाई देने लगे और कुछ नहीं। और लहरों की आवाज कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, शांत लहरें हो गई हैं। और वो दृश्य कैसा एकदम भयंकर नजर आने लग जाता है। कब? जब अंधेरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। तब अगले दिन हमने बस से, अब वे वहां से फिर वापस आ जाते हैं। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। अब एक डिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग थे ना, तो वो डिसाइड करते हैं हम बस से जाएंगे। आप में से कई लोग गोवा घूमने गए होंगे, तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर घूमने फिरने के लिए बाइक भी किराए पर मिलती है। देखो, बाइक पर जाना, साइकिल पर जाना, अपने आप में एक अलग तरह का अनूठा आनंद वहां पर मिलता है उस पर सवार होकर। लेकिन लेखक और उनके परिवार के जो सदस्य थे ज्यादा मात्रा में थे, तो उन्होंने सोचा सबकी दृष्टि से हम बस से ही जाएंगे, वही मुनासिब है हमारे लिए। तो अगले दिन वे क्या करते हैं, बस से गोवा घूमने की योजना बना लेते हैं। वैसे घूमने फिरने के लिए वहां बाइक आदि किराए पर मिल जाता है और उन पर ही घूमने का बड़ा मजा आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस में जाना मुनासिब समझा। मुनासिब का अर्थ होता है ठीक, ठीक समझा। यहाँ का सी फूड, यहाँ पर जो सी फूड मिलता है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। समुद्र के जीव जंतुओं को पकाकर खाया जाता है। ये सी फूड अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों का सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। ये सारे के सारे शाकाहारी होने की वजह से, भाई वहां पर ज्यादा मात्रा में क्या कौन सा खाना मिलता है, तो समुद्र में जो चीजें जीव जंतु होते हैं ज्यादा मात्रा में, वही पकाकर वो लोग वही भोजन बिल्कुल स्वाद लेकर खाते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए वहां पर थोड़ी सी समस्या आ जाती है। भाई वेजिटेरियन भोजन मिलना बिल्कुल ही नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक जगहों पर ही वो उपलब्ध होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी जो पर्यटक होते हैं, घूमने आए हुए लोग होते हैं, शाकाहारी जो लोग होते हैं, उनको भोजन की थोड़ी बहुत समस्या होती है। समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ता है। दो चार होना, फिर से मुहावरा आ गया है यहाँ देखिएगा। दो चार होना यानी सामना करना पड़ता है उस समस्या से। भाई शाकाहारी भोजन कहाँ मिलेगा वो देखना पड़ेगा। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन इस परिवार को मिल गया, और बड़ी मुश्किल से मिल गया, ये भी देखिएगा। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी कि यहाँ पर खाना जो है ज्यादा मात्रा में नॉनवेज मिलता है, वेजिटेरियन फूड जो है कम मात्रा में कुछ एक जगहों पर मिलता है। इस बात का अंदेशा वो कहते हैं हमें पहले से ही था। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। यहाँ वहाँ खाने की बजाय हमने पहले से ही जहाँ पर होटल में कमरा देखा हुआ था, ऐसा ही कमरा देखा जहाँ पर वेजिटेरियन फूड हो, शाकाहारी भोजन की व्यवस्था हो। तो यहाँ वहाँ घूम कर आने के पश्चात रूम पर जाकर वहां पर हम उस किचन में ही खाना खाया करते थे। सबसे पहले हम
अंजुना बीच पहुंचे। अब फिर कहाँ पर गए घूमने के लिए? अंजुना बीच घूमने के लिए वो चले जाते हैं। गोवा में छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन कहा जाता है कि 40 बीच है, लेकिन उसमें से प्रमुख कितने हैं? अब 40 बीच पर जाना, लोग क्या कर, पर्यटक जो जाता है 40 बीचों पर जाना, कुछ दिनों में 40 बीच घूमकर होना असंभव है। तो पर्यटक क्या करता है कि उसमें से जो प्रसिद्ध बीच है, जो अच्छे बीच है, तो उनका चुनाव कर लेता है। तो ऐसे प्रमुख कितने बीच हैं? 7 या 8 बीच है। तो अंजुना बीच उसमें से एक है। अंजुना बीच नीले पानी वाला है। वहां का पानी कैसा है? उस बीच का नीले रंग का पानी है, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत, जगह जगह पर छोटे बड़े पत्थर, पथरीला भी है और सुंदर भी है। इसके एक ओर लंबी सी पहाड़ी है, जहां से बीच का मनोहर दृश्य देखा जा सकता है। उस पहाड़ी पर लोग चढ़ जाते हैं और उस सौंदर्य को वहां पर उस पहाड़ी पर चढ़कर भी देखने में और ज्यादा वो सुंदर लगता है। तो पहाड़ी पर चढ़कर पर्यटक चले जाते हैं और इस मनोहर दृश्य को, इस बीच के मनोहर दृश्य को देखते हैं। वो पानी जो नीला पानी है उस बीच का है, अधिक सुंदर लगता है, ऐसा कहा जाता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, टकराता रहता है। वो जो पत्थर है वहां पर पथरीला भी है, हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा। तो उन पत्थरों पर, काले रंग के पत्थरों पर यह नीला पानी टकराता रहता है हर समय। लहर का बाहर की तरफ आना, अंदर फिर से जाकर उन पत्थरों से टकराना, यह प्रक्रिया चलती रहती है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए। बार बार पानी के टकराने की वजह से इन पत्थरों में छेद पड़ गए, देखिए, और ये पत्थर सारे के सारे फिर घिस जाते हैं, कमजोर होकर टूट जाते हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। अब कहते हैं वहां पर ऐसी जगह है, बार बार पानी का आना जाना, पत्थरों से टकराना, पत्थरों का गिरना, और ये पानी के आने जाने की प्रक्रिया के कारण पत्थरों के बीच में ऊपर की तरफ काफी मात्रा में काई जमी हुई है। ज्याला तुम्हें मराठीत शेवाळ म्हणतात, यानी हिंदी में उसे क्या कहते हैं? काई कहते हैं उसे। तो वो जमी हुई है। ऐसा लगता है कि उस पर पैर पड़ने के बाद, हम सभी जानते हैं काई पर पैर पड़ गया तो फिसल जाता है इंसान, तो डर रहता है, लेकिन भाई फिर भी जान मुट्ठी में लेकर लोग उस पर से गुजरते ही हैं। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। हमारा स्ट्रगल है, वही जीवन है, ऐसा मानकर लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग एक आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। यंग जनरेशन आप लोगों जैसी हमेशा वहां घूमने जाते हैं, तो उनकी मस्ती कुछ अलग ढंग की होती है। देखिए, वो अपने आप में डूबे रहते हैं और मजा करते रहते हैं। लेकिन परिवार के साथ आए जो पर्यटक होते हैं ना, उनका वो जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी जो वहां घूमने जाती है, जान की परवाह नहीं करती है, लेकिन परिवार को ले साथ में ले जाने वाले, परिवार को साथ में लेकर आए हुए जो पर्यटक होते हैं ना, उनका ध्यान हमेशा अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने में ही लगा रहता है। हमेशा उन्हें निर्देश देते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि यहाँ मत जाओ, ये करो, इधर आ जाओ, वहां पर काई है, वहां पर पत्थर है, वहां पर बोतलें पड़ी हुई हैं। इस तरह से दिशा निर्देश करते रहते हैं माता पिता। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य अलग अलग है। अब दोनों में कंपैरिजन, बेनालियम बीच उन्होंने देखा है, अब अंजुना बीच देख रहे हैं, तो दोनों की तुलना अब उन्होंने की हुई है।
वो कहते हैं, लेखक कहते हैं, दोनों का अपना अनूठा सौंदर्य, अलग अलग सौंदर्य, अपना अलग अलग बातें सुंदरता की दृष्टि से वहां विद्यमान है। पहले उन्होंने बताया बेनालियम बीच कैसा है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन मजे की बात है, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा बेनालियम बीच काफी मात्रा में रेतीला है, बहुत ज्यादा रेती है, बहुत उथला है। यहाँ मछुआरे ज्यादा मात्रा में, मछुआरों को ये बेनालियम बीच सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उनकी मछुआरों की पहली पसंद है ये। यहाँ सुबह सुबह बहुत बड़ी मात्रा में ये मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए आते हैं और काफी मात्रा में यहाँ मछलियां पाते हैं। लेकिन खास बात यहाँ बताने की यह है कि ये जो लोग हैं, यह सारी की सारी मछलियां, ये सारी मछलियां ले जाकर वहां पर एक स्थानिक मार्केट है, वहीं पर बेचते हैं। उसको निर्यात बिल्कुल भी उन मछलियों को नहीं करते। कितनी भी ज्यादा हो कम हो, उन मछलियों को निर्यात नहीं किया जाता। गोवा में रहने वाले ये जो स्थानिक लोग हैं, उनके खाने के लिए ही ये मछलियां उपयोग में लाई जाती हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टा अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की यह पहली, वो वाला कैसा है बेनालिया में, मछुआरों की पहली पसंद है। और ये अंजुना बीच जो है वो बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग होती है और शूटिंग होने के पश्चात हिट भी हो जाती है। देखिए ये दोनों बीच व्यवसायिक है। वहां पर भी एक व्यवसाय है, कौन सा, मछुआरों का। यहाँ पर कौन सा व्यवसाय है, जो बॉलीवुड के लोग हैं यहाँ पर शूटिंग करने आते हैं, उनका व्यवसाय है। देखिए दोनों में अंतर, और मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी घूमते रहे। इस प्रकार वे लोग दिन भर पणजी घूमते रहे, पणजी में ही रहे। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच में पहुंचे। अब तीसरा कलिंगवुड बीच, बेनालियम हो गया, फिर अंजुना बीच हो गया, फिर अभी कलिंगवुड बीच में वो पहुंच जाते हैं। शाम का समय हो गया है। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच माना जाता है। देखिए गोवा का सबसे लंबा, देखिए यहाँ पर बताया 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है उसकी लंबाई। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र है। वहां पर रहने वाले, उस स्थान पर रहने वाले लोग, स्थानीय लोग, तो उनका जो बिजनेस है ज्यादा मात्रा में यहीं पर कलिंगवुड में होता है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, पानी में खेले जाने वाले खेल, जिसमें कुछ तो हैरत अंगेज है, आश्चर्य भी होता है और डर के मारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखने में बड़ा आनंद आता है, डर भी लगता है और देखने की इच्छा भी होती है। देखिए आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, वहां पर जो चाहिए वो स्पोर्ट लेकर खेलना शुरू कर सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेखक कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक रोमांच उन्हें कहां पर आया, तो उन्हें आया पैराग्लाइडिंग में, उन्हें ज्यादा आनंद आया। सभी को आता है, आपको भी आता होगा ना विद्यार्थियों। काफी ऊंचाई से अथाह, जिसकी कोई सीमा ना हो, अथाह जल राशि, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक, दूर दूर तक, उस क्षितिज तक पानी ही पानी नजर आता है। यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी है। रात के बाद तो बिल्कुल डर लगने, दिन में उत्साह से सभी नहाते हैं वहां पर, परंतु जैसे जैसे शाम को भी अच्छा लगता है उस तट पर बैठना, है ना। लेकिन और थोड़ी सी रात होने पर चांदनी के तले बैठकर उसका एक आनंद अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे रात आगे की ओर बढ़ने लगती है, भयावह भी लगता है, डर भी लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा के लटके हम
हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझे गए, और खुशी इस बात की ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। रस्सी हाथ से छूट गए मर गए। परंतु खुशी इस बात की थी कि भाई ऊपर से सारा दृश्य कैसा ही रोमांचित कर देने वाला ऐसा दृश्य, खुशी से पागल कर देने वाला, खुशी से रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा दृश्य, सचमुच बहुत ही अद्भुत अनुभव वो उन्होंने लिया वहां। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। कितने दिन? 4 या 4-6 दिन वो लोग वहां पर रहे, लेकिन उनका डेली शेड्यूल जो होता था वो समान। सुबह जल्दी उठना, क्या समान था? 4-6 दिन रहे तो वही था, सवेरे जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूमकर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के बाद पुल में तैरना। एक दिन कलेवा बीच पर हमने नहीं, एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। बोटिंग करने भी गए। कौन से बीच पर? कोलवा बीच पर। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों को बहुत आनंद आया। इस दौरान वहां नवरात्रि तथा दशहरा के पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वो जिन दिनों गए थे उन दिनों वहां पर दशहरा और नवरात्रि का उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वो भी देखने का मौका उन्हें वहां पर मिला। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उसकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को फिर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा दिखाई देती है यहाँ पर। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचे बसे होने के बावजूद भी यह भारतीय संस्कृति की पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, अपनी संस्कृति परंपरा की उंगली अब भी पकड़े, यानी पर्यटक आते हैं, वहां का आनंद लेते हैं, चले जाते हैं। वहां का जीवन शैली अलग, निराली, अनूठी, वहां का फैशन देखने योग्य। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वहां गोवा में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी भी नहीं छोड़ा। उनकी सांस्कृतिक जो परंपरा है वो उसे जरूर फॉलो करते हैं और जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस तरह से हर स्टेट में देखिए अपनी अपनी एक परंपरा है, रीति रिवाज है, तरीका है, जीने का एक विशिष्ट तरीका है। खान पान, रहन सहन, जीवन शैली को लेकर एक विशिष्ट तरह का तरीका हर देश के हर प्रांत में हम पाते हैं। भारत देश का विचार करें तो विविधता में एकता है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय को मानने वाले यहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो हर प्रांत में, हर जगह पर अपनी अपनी एक विशिष्ट परंपरा लिए हुए लोग जीते हैं। वहां पर पर्यटक आते हैं, जाते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन उस स्थान पर रहने वाले भी जो लोग, स्थानीय लोग होते हैं, वो अपनी परंपराओं को भली भांति निभाते हैं।
और वहां पर दूसरे प्रांत से आए हुए जो लोग रच बस गए हैं वहां पर, वे लोग भी उनकी संस्कृति को फॉलो करते हैं और वहां के स्थानीय लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है, देखिए, निराली, अनूठी। मैंने एक कविता जब आप लोगों को पढ़ाई हुई थी तब भी मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई हम भावनिक रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमें इतनी तमाम विविधताएं हैं, खान पान से लेकर तो रीति रिवाज से लेकर तो वस्त्रों से लेकर तो हर चीज में, बोली से लेकर तो हर चीज में हमारी विविधता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम भावनिक रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ और हर रीति रिवाज में, एक दूसरे के रीति रिवाज में शामिल हो जाते हैं। देखिए, हम भारतीय, ये सबसे बड़ी बात है। यानी हम भावनिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम एक हैं। विविधता होते हुए भी हम एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, यह हमारी संस्कृति है। एक दूसरे के रीति रिवाजों का आदर करना, यह हमारी संस्कृति है। ये हमें, हमारे देश में जो ऋषि मुनि ज्ञानी जो लोग हो चुके हैं, हर धर्म के जो ज्ञानी हैं, उन्होंने यही बताया है, मिलजुल कर रहना, एक साथ मिलजुल कर रहना। यही यहाँ पर भी अंत में उन्होंने यही बताया है कि हम भारतवासी भावनिक रूप से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे से हमें अलग कोई कर ही नहीं सकता है ना। आनंद आ गया ना। तो आप लोगों को कार्य क्या करना है कि भाई आपका देखा हुआ कोई स्थान जो कि बहुत ज्यादा आपको पसंद आया हो, उसके बारे में, उसकी जानकारी आपकी वो यात्रा वर्णन के रूप में आपने अपनी कॉपी में उस निबंधों को लिखना है। ठीक है। और एक बात, जितने भी अभी तक लेसन हमने पढ़े हुए हैं, यदि व्यवसाय माला मिल जाए, ऑनलाइन देख लीजिएगा, कहीं हो जाए तो कॉपी में उसको उतार लीजिए हर प्रश्न को और करके रख दीजिए। और जैसे जैसे हम निबंध करते जाएंगे या जैसे जैसे हम पाठ करते जाएंगे, उस पाठ के पीछे निबंध दिया हुआ, पत्र दिया हुआ या कहानी दी हुई, जो कुछ दिया है उपयोजित लेखन का ना, जो कुछ लेखन राइटिंग स्किल का दिया हुआ है, वो सारा आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो पत्र हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो कहानी हो। अब ये यात्रा वर्णन जैसे आपका निबंध हो गया, यात्रा वर्णन के रूप में इसे ले लीजिएगा। ठीक है। ऐसे हर पाठ को लेकर कोई ना कोई, पाठ हुआ नहीं है हम क्यों करें, अब ये समय है आपके हाथ में काफी, तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। और हमेशा याद रखिए, लेसन के पीछे जो पत्र निबंध जो है, उनमें से एक निबंध बोर्ड में हमेशा आता ही है। देख लीजिएगा पुराने वाले निकाल निकाल कर प्रश्न पत्रिकाएं, उसमें जरूर एक निबंध यहाँ से दिया हुआ। अब कौन से ये हो गया, ये हो गया, अब ये आ सकता है। अब देखिए, लास्ट टाइम आया था पहले भारत महिमा का, भारत देश पर निबंध आया था, देखिए ना। तो अब और कौन से निबंध बाकी बचे हुए हैं, या उससे पहले साल में कौन सा निबंध आया हुआ है, अब कौन कौन से बचे हुए हैं, वो सारे तैयार करके रखना। याद नहीं करना होता है निबंध कि उसमें पहला पैराग्राफ ये है, दूसरे पैराग्राफ में ये वर्णन किया जाए, ये माइंड में तैयार करके रखना है और कॉपी में उतार कर रख दिया, तो एक बार देख लिया परीक्षा से पूर्व, बात खत्म हो जाती है। इत्मीनान से कितना भी समय ले लीजिए, सोचिए और लिखिए। ऐसा नहीं यदि विचार आ रहे हैं तो आप कोई भी निबंध की बुक ले लीजिए, उसमें से पढ़ लीजिएगा। वैसे कि वैसे कॉपी पेस्ट ना करें, जानते हैं कॉपी पेस्ट का जमाना है, लेकिन यहाँ पर ना करें। परीक्षा में कोई कॉपी पेस्ट करने नहीं दिया जाए ना। तो इसके लिए अब निबंध माला ले लीजिए, उसमें से वो निबंध देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, और फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, आइडियाज आ जाएंगे आपको, उस वैसे लिखना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीजें आपने तैयार रखनी है। हर निबंध, हर पत्र, हर कहानी टेक्स्ट बुक में दी हुई करना ही,
एक तरह से समय है, उसका सदुपयोग भी हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा परीक्षा में 9th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा, उपयोजित लेखन जो है ज्यादा मार्क्स के लिए आता है। गद्य, पद्य, पूरक पठन, हाँ, व्याकरण से ज्यादा हम देखेंगे यहाँ पर उपयोजित लेखन ज्यादा गुणों के लिए आपको आएगा। तो उपयोजित लेखन का अभ्यास करने का उचित समय आपके हाथों में है अभी, उसका सदुपयोग कीजिए। हर निबंध कापी में लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ हर पत्र, इसके अलावा भी कर सको और पत्र तो करके रख लीजिएगा, कापी जांच कर देंगे हम आपको जरूर, सही गलत क्या है उसमें, कम ज्यादा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे आपको बाद में, लेकिन करिएगा जरूर। समझ आई बात आप लोगों को? कितना बढ़िया लेसन था ना ये, यात्रा वर्णन किया है हमने आज एक। अब अगली बार एक कविता ले लेंगे भाई, ठीक है? कोशिश तो करेंगे कविता लेने की कोई। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।